मार्केट तो देख ही रहे हम लोगों ने, क्या ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है। और ये कंपनी जो है सुपर कंप्यूटर बनाती है जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे मैसिव डेटा को बहुत कम समय में ये प्रोसेस करते हैं। नेटवर्क का दिखाई ना हॉटबोर्ड रख साहब, तो वो स्टॉक देखिए जिन लोगों ने इसमें लगाया था पैसा और उनको इसमें ज़बरदस्त गेन हुए। देखिए 78% ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है ये। 90% पे लिस्टिंग हुई थी। 894 रुपये पर नेटवर्क का स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ये आज का हीरो कह सकते हैं इसको, आज की बेहतरीन लिस्टिंग। लेकिन देखते दिन के दौरान क्लोजिंग कहाँ पे होती है। मार्केट इस बीच बिल्कुल वही फ्लैट 38-40 पॉइंट की तेज़ी बनी हुई है निफ्टी में। बैंक निफ्टी ज़्यादा है, करीब 225 पॉइंट की, और मिड कैप में ज़्यादा, वहाँ भी 200 पॉइंट की मजबूती है। एडवांस डिक्लाइन फेवर में, तो ज़्यादातर स्टॉक्स रडार पे अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ नतीजों वाले शेयर्स जैसे HCL टेक महिंद्रा, नतीजे कमज़ोर हैं उसके, और उसी वजह से बाजार ने उसको डिसलाइक भी किया। साथ ही उस ग्रुप में एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि RBL बैंक में हिस्सेदारी खरीदी है, इसलिए महिंद्रा पे भी दबाव है और स्टॉक इस समय 6.5% नीचे, 100 रुपये निकल गए। और बहुत सारी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी चल रही है इसकी। वोडाफोन आइडिया में भी आज 5% की गिरावट है। इसमें कल एक बड़ा मूव आया था, आज कमज़ोरी है। टेक महिंद्रा 4.5% है। तो M&M ग्रुप में भी, M&M फाइनेंशियल भी करीब 1.25% नीचे निकल के आया है। बहरहाल सरवेन जी हमारे साथ हैं, आज के मेहमान। सरवेन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सांस ले रहा है मार्केट, सांस लेना जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। जी बिल्कुल, अभी आई थिंक जो मॉर्निंग में चर्चा चल रही थी वही है कि पॉसिबली अब यहाँ से जो भी करवट पकड़ना है उसके लिए मार्केट सुस्ता रहा है, चाहे अप या डाउन। आई थिंक रेंज अब टाइटन होती जा रही है। जो लास्ट हफ्ते तक हमको निफ्टी में रेंज लग रही थी कि तकरीबन 19,650 से 20,050 तक की रेंज रहेगी, आई थिंक वो कहीं टाइटन होती जा रही है और हम अभी 19,850 के ऊपर किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं। तो आई थिंक इमीडिएट अगर मैं रेंज पकड़ूं तो आई थिंक मोटा मोटी इस समय जो रेंज टाइटली जो बन गई है वो 19,650 से तकरीबन 19,850 की निफ्टी स्पॉट पे एक रेंज बनी है। तो आई थिंक वो रेंज बड़ी क्रिटिकल है। उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही अब पॉसिबली हमको आगे लीड करेगा कि नेक्स्ट हफ्ते 10 दिन में क्या ट्रेंड आने वाला है। तो यस, वेट एंड वॉच एंड देखें कि इस रेंज का क्या होता है। वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। महिंद्रा में क्या कॉल है आपकी? M&M? जी देखिए, M&M में तो अभी मेरा मानना यही है कि काफी ओवरबॉट लेवल्स पे है। तो मेरा तो थॉट यही रहेगा कि भाई यहाँ से तो किसी को यहाँ से तो मेरे हिसाब से काम करने जैसा नहीं बनता है शेयर। अब ये जो पहले की गिरावट है, ये डे 1 मैं बोलूंगा क्योंकि अभी तक तो रेंज में था और अब उस रेंज को नीचे वायलेट कर रहा है। तो यस, आई थिंक तकलीफें शॉर्ट टर्म में थोड़ी और यहाँ पे बढ़ती हुई दिख सकती हैं और मुझे लगता है कि नीचे के स्तर तकरीबन 1300-1350 के स्तर भी यहाँ पे इमीडिएट नेक्स्ट वीक 10 डेज में महिंद्रा के लिए नीचे में आ सकते हैं। ओके, इसमें वीकनेस बढ़ती जा रही है। 7.5% स्टॉक नीचे है यहाँ पे। मतलब कैपिटल एलोकेशन को लेकर के क्वेश्चन है कि इस बिजनेस में क्यों शेयर मार्केट लाइक नहीं कर रहा है इसको। बहरहाल चलिए बढ़ते हैं अब दर्शकों की तरफ। मधुकर टिबले कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, मार्सन फार्मा के 1000 शेयर है, 89 में लिए है। ओके, क्या करना चाहते हैं? मतलब शॉर्ट टर्म वाला है या लॉन्ग टर्म वाला है? ये शॉर्ट टर्म के लिए। ओके सरवेन जी, मार्सन फार्मा 89 पे लिए थे, 119 पे है, प्रॉफिट तो हो रहा है, क्या करें? देखिए, हाईबीटा नेम है, दोनों तरफ ज्यादा चलता है, नीचे में भी ऊपर में भी मार्केट के अगेंस्ट दोनों तरफ ज्यादा रिटर्न देता है या ज्यादा रिटर्न ले जाता है। आई थिंक फिलहाल अब ट्रेड में है और मुनाफे में है, तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली एक एग्रेसिवली ट्रेल के साथ चलें और मेरे हिसाब से एग्रेसिव ट्रेल आएगा 108.40 के आसपास। तो आई थिंक 108.40 जो पिछले हाई के जस्ट थोड़ा सा नीचे है, वहां पे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से ट्रेड में फिलहाल तो बने रहे और 10 वर्किंग डेज में, 8 से 10 वर्किंग डेज में इसको दोबारा रिव्यू करें। तकरीबन 2 हफ्ते में, 1 फोर्टनाइट में इसको दोबारा रिव्यू करें। उस समय पॉसिबली ज्यादा बेहतर व्यू निकल के आएगा अगर मुनाफा बांधना है कि नहीं, बट अभी फिलहाल बने रहे। तो तब तक के लिए कोई स्टॉप लॉस सुझा दीजिए। 108.40 रुपए मैंने ट्रेल का स्टॉप लॉस बोला इनको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 108.40। तो 108.40 पे भाई स्टॉप लॉस लगा के 15 दिन और इंतजार करिए और फिर दोबारा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अगला सवाल मनीष का है, रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी नमस्कार, बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी। सर मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक है, 1500 शेयर है सर, 54 रुपीज़ के भाव पे सर। तो उसमें 1 से 2 साल तक भी रख सकता हूँ। और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन है सर, 96.75 के भाव पे।
1000 शेयर सर। सरवन जी, पहले तो ये देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक इस रेंज में 50, 55, 52, 54, 60 के आसपास बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था और लिया भी था, और अभी स्टॉक हो गया 85। क्या राय बनती है इस पे? अच्छा फायदा है इनको? देखिए 15-16 के हाइस के आसपास ये उन स्टॉक की लिस्ट में है जो तकरीबन थोड़े 20-25% BSE 500 के स्टॉक्स रहेंगे, जहां पे 2015-16 में हाइस बन गए थे, उसके बाद नए हाइस बने नहीं। अब जाके इसने अपने 15-16 के हाइस को निकाला है। तो आई थिंक जब इतना ट्रेड में बने हैं और स्टॉक इतना बड़ा अपने लिए एक री-रेटिंग कर रहा है कि काफी लंबे गिरावट के बाद एक नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑल टाइम नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। और बात इनको भी वही बोलूंगा कि 2 हफ्ते और ट्रेड में बने रहे मोटा मोटी, और मेरे हिसाब से नो डाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। किन्हीं कारणवश अगर स्टॉक इनको फिसलता हुआ दिखता है 80 के नीचे, 78 के नीचे अगर टिकने लगे, तो आई थिंक 78 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा ले, 77-90 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। उसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग उसके नीचे अगर आ जाए, तो मेरे हिसाब से एक बार मुनाफा बांध ले। तो एक 10% इनको इनके प्रॉफिट के साथ खेलने बोल रहा हूँ। अगर किसी कारण से 78 के नीचे जा रहा है तो फिर एक बार बुक कर ले, नहीं तो मेरे हिसाब से बने रहे। 15 दिन जो बढ़िया मूवमेंट आ जाए तो उसके बाद फिर मुनाफा बांधने की कोशिश करें, क्योंकि नया ब्रेकआउट है, कुछ भी हो सकता है। 79 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, 79 पे लगा लीजिए, उससे नीचे जाए तो निकलिएगा। इनका एक और स्टॉक था NCC, उसमें क्या राय? देखिए इसमें तो कोई आई थिंक फिर बात वही आ गई यहाँ पे कि बहुत ज्यादा इसमें अभी ये भी स्टॉक हाई बीटा है, दोनों तरफ ज्यादा चलता है। बट यहाँ तो मैं इनको डेफिनेटली बोलूंगा फिलहाल के सेटअप्स देख के कि मुनाफा बांधने की कोशिश जरूर करें। यहाँ पे पैसा अगर आ रहा है तो थोड़ा बुक करके चलें। और मेरे को नहीं, अभी फिलहाल जो मेरे सेटअप्स दिख रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा 145-150 के ऊपर नहीं दिख रहा है। तो फ्रेश मूव तो नया अगर मोमेंटम नया और इस रैली में और अगर कुछ एडअप होना है तो 145-150 के बाद जाने के बाद ही होगा। फिलहाल मुझे लगता है अपने रिस्क एरियाज में है और यहाँ पे थोड़ा मुनाफा बांध देना चाहिए। ओके, यहाँ पे मुनाफा बांधिए। सरवन जी रुकिएगा जरा, पंजाब नेशनल बैंक के MD हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जरा चर्चा करते हैं। अतुल कुमार गोयल जी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और बैंक, सरकारी बैंकों ने भी और खासतौर पर आपके बैंक ने भी बेहतर प्रदर्शन दिखाया। स्लिपेजेस काफ़ी रिकवर किए हैं, कम हुए, डिक्लाइन हुआ है, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, लेकिन कासा अभी भी दिक्कत में है, थोड़ा सा अभी कम है। क्या सर, कैसे आप लोग कैसे हाईलाइट कर रहे हैं इसको? नमस्कार नीरज जी। देखिए जो रिकवरी का है, रिकवरी तो जो अगर आप पिछले पूरे साल का देखते हैं तो रिकवरी हर एक क्वार्टर में पूरे साल में एडिशन से ज्यादा थी, और इस बार हमारा टारगेट है कि रिकवरी हमारी डबल होगी एडिशन से, क्योंकि पहले क्वार्टर में अगर आप देखते हैं कि 5400 करोड़ की रिकवरी हुई है, जबकि एडिशन 2300 है। आपको जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कासा का है, कासा हमारा थोड़ा सा कम हुआ, उसके 2 कारण है। अगर आप सेविंग बैंक में देखें तो सेविंग बैंक में 3% की ग्रोथ है, और ये क्वार्टर बाय क्वार्टर तो फ्लैट है। तो बिकॉज क्योंकि जो है सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है और जो डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक्सेस लिक्विडिटी सेविंग बैंक में पड़ी है, तो वो उसको टर्म डिपॉजिट में कम कर लेते हैं। अदरवाइज बैंक PNB के लिए कासा बढ़ाने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि 16 करोड़ हमारे पास कस्टमर है। लास्ट ईयर भी हमने लगभग 80 लाख अकाउंट खोले हैं सेविंग बैंक के, इस बार अभी तक 22 लाख खोल लिए हैं पहले क्वार्टर में, और 2 लाख खोले थे हमने से करंट अकाउंट के, इधर 72,000 खोले हैं। तो धीरे धीरे अमाउंट उसमें आएगी, तो हम आशा करते हैं कि ये कासा और बढ़ेगा। अब थोड़ा सा डिपॉजिट में ग्रोथ होने से हमने बल्क डिपॉजिट भी लिया, तो उस वजह से भी कासा की परसेंटेज डाउन हुई है। ओके, तो इसको आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में इसको इंप्रूव कर लेंगे सिर्फ वॉल्यूम जनरेट करके? जी, क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अकाउंट हमने जैसे डाटा दिया कि 82 लाख अकाउंट खोले थे पिछले साल में, 22 लाख इसी क्वार्टर में खुले हैं, तो उसमें भी धीरे धीरे अमाउंट आएगी तो बढ़ेगा। ओके, गोयल साहब, क्रेडिट ग्रोथ की क्या स्थिति है? क्रेडिट ग्रोथ की देखो हमने गाइडेंस दी थी 12 से 13% के बीच में, जिसके अगेंस्ट हमारी 14.58% इस बार ग्रोथ हुई है। बट हम अपनी वही गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं कि 12 से 13% होगी। तो हमारा जो फोकस एरिया है क्रेडिट में वो रेम है, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME। तो इसमें आप देखें तो YoY ग्रोथ जो है 40% की हमारी रिटेल में है, लगभग 9% से ज्यादा एग्री में है, और 5% से ज्यादा MSME की। अगर रेम का पूरा देखें तो ग्रोथ 19 से 20% के बीच में आती है, क्योंकि हम एक बड़े लार्जेस्ट बैंक है पूरे कंट्री के, तो हमारा कॉर्पोरेट पे भी फोकस रहता है। और आज की डेट में हमारे पास लगभग 1 लाख करोड़ की सैंक्शन जो है वो हैंड में है, जो धीरे धीरे डिस्बर्समेंट होनी है।
तो आप इसकी गाइडेंस बढ़ा क्यों नहीं रहे जब एक्चुअली ज़्यादा कर पा रहे हैं आप? क्या आपको कोई आशंका है कि आगे जाते हुए कुछ दिक्कत हो सकती है? नहीं, आशंका नहीं है, ये होगी अभी, क्योंकि कुछ थोड़े से इसमें शॉर्ट टर्म लोन भी है, मान लो उनका पेमेंट आता है, तो इसलिए हम अभी उसको जो अपने गाइडेंस पुरानी दी है उसी पे मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, उसी पे मेंटेन करेंगे। और मार्जिन भी आप मेंटेन करेंगे यही वाले? हाँ, मार्जिन की हमने गाइडेंस नीरज जी दी थी 2.9 से 3 के बीच में। अगर आप देखें तो इस बार वो 3.08 है ग्लोबल में, तो थोड़ा बहुत मार्जिन में वो हम गाइडेंस वही रखना चाहते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट है डिपॉजिट पर रिप्राइस पूरा नहीं हुआ है। लास्ट ईयर अगर देखें तो लगभग 250 बेसिस पॉइंट के करीब इफाजा हुआ है डिपॉजिट रेट में। तो कुछ डिपॉजिट तो रिप्राइस हो गया मैक्सिमम पार्ट तो, बट स्टिल थोड़ा सा कुछ अभी रिप्राइस होना है जो मैच्योरिटी के हिसाब से वो होता है ट्यून का। तो इसलिए जो हम गाइडेंस 2.9 to 3 की दे रहे हैं वही मेंटेन कर रहे हैं। गोयल साहब, आप नंबर में हमारी बढ़ेगी है जी। गोयल साहब, चूंकि आप इंडस्ट्री वेटरन हैं और इस बार हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बड़े लार्ज प्राइवेट बैंक हैं उनके निम्स या तो पीक हो गए या वहाँ से गिरना शुरू हो रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन सरकारी बैंकों में अभी भी इम्प्रूवमेंट की स्थिति थी। क्या हम लोग ये माने कि आप लोगों का भी पीक नियर है अब? नहीं, मेरा इसमें मेरे पर्टिकुलर बैंक के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपको गाइडेंस जो दी है वो 2.9 से 3 के बीच में दे रहे हैं, वो निम्न परसेंटेज में है। बट हमारा अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट नंबर में हम उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमको 50 बेसिस पॉइंट भी मिलता है तो हम छोड़ना नहीं चाहते। 9,500 करोड़ का पर क्वार्टर जो हमारा निम्न का नंबर है, ये हाईएस्ट है पिछले 12 क्वार्टर में। और क्योंकि हमारे पास जो एनपीए की भी जो लोन बुक है उसमें जब हम रिकवरी करेंगे तो हमारा निम्न उस बढ़ेगा, क्योंकि उस पर आज की डेट में कोई हमारी इंटरेस्ट इनकम नहीं मिल रही। तो जैसे रिकवरी ज्यादा होगी, डबल हमारा टारगेट इस बार रिकवरी करने का एडिशन से, तो निम हमारा एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ेगा, थोड़ा बहुत परसेंटेज में डाउन हो सकता है। ओके गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धीरज जी, धन्यवाद। तो पंजाब नेशनल बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, सरकारी क्षेत्र का, और इसने जो है नतीजे पेश किए। इस बार सरकारी बैंकों के प्रदर्शन काफ़ी बेहतर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट। 63 रुपये पे इस समय चल रहा। सरवीन जी, कैसा क्या राय बन रही है आपकी पीएनबी पे? देखिए, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आई थिंक अट्रैक्शन था और उसको अब पिछले वाले मूव को पचा के मूव्स अच्छे आए हैं। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया मूव आया पिछला करेक्शन पचाने के बाद। तो आई थिंक 45-50 वाला ऑलरेडी आपको ऊपर में 65 हो गया, तो आई थिंक ऑलरेडी एक मोटा मोटी 30% के आसपास आई थिंक इस रैली में यहाँ पे मूवमेंट हो गया है। आई थिंक थोड़ा सा वो बॉट है, बट फिर भी मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज 58-60 के सपोर्ट्स होल्ड कर रहा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है कि ऊपर में अभी भी जगह बाकी है और मे बी 70-75 के टारगेट्स भी यहाँ पे आपको आते हुए दिखेंगे, बनस्पत इसके कि 58 के ऊपर टिका रहे। 58 के ऊपर रहा तो 70 के ऊपर भी दिखेगा। अगला सवाल है संतोष डेम्बला अमरावती से। संतोष जी बताइए। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार सालन जी। जी नमस्कार। सर मेरे पास अदानी पावर के बहुत बहुत नमस्कार। 5,000 शेयर है। हेलो जी जी बोलिए, कंटिन्यू करिए सर। 5,000 शेयर अदानी पावर के 189 पे। वाह, अच्छा प्रॉफिट है आपको तो। क्या बेचने का मूड है क्या, या अभी और होल्ड करेंगे? होल्ड करना है। होल्ड करना है सरवीन जी, होल्ड करना है इनको अभी भी, और ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है इनको? नहीं देखिए मैं इस स्टॉक में ही बोलता हूँ भाई, ये खतरों के खिलाड़ी है। 5% लोअर सर्किट, 5 पर अपर सर्किट में चलता है स्टॉक, इतने दिनों से तो वही चल रहा है। मतलब अगर आप इसकी पुराना ही डेटा उठा के देखेंगे लास्ट 3-6 महीनों की, तो सर्किटों में ही चला है। तो आई थिंक अभी मैं ये इनके ज्ञान के ऊपर छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन को तो मुझे पास करना पड़ेगा। आई थिंक ट्रेड इन्होंने लिया है, मेरा इस पे व्यू नहीं है ज्यादा। तो कोई स्टॉप लॉस तो सुझा सकते हैं? अब सर चार्ट्स पे मेरा बहुत ऐसे सब चार्ट्स में मैं क्या कॉल दूं सर? सर्किट अप सर्किट डाउन में कैंडल्स ही नहीं बनते, डेली कैंडल्स तो कुछ बनते नहीं, वीकली मंथली पे जाके सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक फिलहाल मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है यहाँ पे, तो मैं पास करना चाहूंगा। ओके संतोष जी, चूंकि न्यूज ड्रिवन काउंटर है और चार्ट पे बहुत कैंडल बन नहीं रहे, चूंकि इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ऊपर नीचे तेजी वाली है, लेकिन चूंकि आप प्रॉफिट में हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो आप अपनी समझ से इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी दूसरे एनालिस्ट से किसी दूसरे दिन हम लोग राय जरूर ले सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट में है तो आप उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है रवि धवन का, कालका हरियाणा से। रवि जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, मेरे पास ना आईटीसी पड़ा है 1050 शेयर है, रेट है 218 रुपए। एडवाइस चाहता हूँ आगे के लिए। तो सर बहुत बढ़िया, डबल से ज़्यादा है आपका स्टॉक तो। जी जी जी।
एक बार 500 टच करने वाला था, अभी सजेस्ट करो क्या। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। हाँ, वो होटल वाला बिजनेस अलग किया ना, तो वो थोड़ा सा बाजार को लग रहा है कि होल्डिंग कंपनी टाइप की क्यों बना दी, सीधे सीधे क्यों नहीं कर दिया 1-1 वाला। जी जी लेकिन जी। बहरहाल अभी भी 471 पे ट्रेड कर रहा है। सरवेन जी, आईटीसी 218 पे लिया रवि जी ने। नहीं, पहले तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, एक बढ़िया ट्रेड पकड़ा इन्होंने, पैसा भी अपना डबल किया है। अब आप उस पैसे को अब बचाना है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो थोड़ा मुनाफा बांधे, आधा बांधे तो आधा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा, या एग्रेसिव ट्रेड लेके चले, एक बढ़िया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले। तो आई थिंक फिलहाल के बाजार के सेटअप्स में, और जहां बाजार भी अभी ऐसा है कि कहीं शायद नया ब्रेकआउट हो जाए और कुछ और ऊपर में ऐड हो जाए, उस उम्मीद पे आई थिंक एक एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक अगर ट्रेड में बना रहना चाहते हैं तो बने रहें। मेरे हिसाब से अगर मैं इनको एकदम टाइट एक स्टॉप लॉस दूं तो मोटा मोटी आई थिंक 450 455 के एरियाज में मुझे दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो आई थिंक 450 के जस्ट नीचे कहीं एक अगर स्टॉप लॉस रखना चाहें, 449.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में फिर 1-1.5 हफ्ते और बने रहें, जहां तक बाजार की क्लैरिटी आ जाए उसी वहां तक आई थिंक बने रहें। अगर बाजार में ब्रेकआउट नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक फोर्टनाइट में आई थिंक आधा मुनाफा बांध लेना चाहिए। ओके सरवेन जी, स्पंदना स्फूर्ति देखते हैं चार्ट में आप? सर मैं इसको बहुत रेगुलरली ट्रैक नहीं करता हूँ। ओके, इसको बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करते हैं, तो इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। एक सज्जन है जिन्होंने इंडोस्टार पे क्वेरी अपनी भेजी है, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस पे पैसा बनाया है। कन्विक्शन कॉल थी आपकी, कविता जी का 177 इसने टच किया है अभी। क्या राय बनती है इंडोस्टार में? 170-85 चल रहा है अभी। इंडस टावर नहीं, इंडोस्टार कैपिटल। नहीं सर, ये शायद व्यूअर की क्वेरी थी, मैंने कोई इस पर रिकमेंडेशन नहीं दिया था, बट व्यूअर की क्वेरी पे उस समय चार्ट्स देख के मैंने थोड़ा बोला था। बट ये भी मैंने यही बोला था कि भाई ये भी खतरों के खिलाड़ी वाला ही स्टॉक है। व्यूज देने पड़ते हैं इसलिए देते हैं कि ये भी सब सर्किट में अप डाउन वाले स्टॉक्स हैं, T2T वाला स्टॉक है, तो उसमें ट्रेडिंग तो ये क्या करेंगे। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट आउटलुक पूछा था, तो मैंने यही बोला था कि भाई जब तक नेकलाइन निकाल के खड़ा है 165 की, तब तक ऊपर के दायरे आते रहेंगे। तो आई थिंक अगर मुनाफे में है और टारगेट्स आए हैं तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 165 के आसपास कर लें और ट्रेड में बने रहें अनदर 1 फोर्टनाइट, जो मैं इस समय एक स्टांस लेके चल रहा हूँ कि बाजार की क्लैरिटी 1 से 1.5 हफ्ते में आ जाएगी अप या डाउन, तो उस समय फिर एक लार्जर पोजिशनल ट्रेड भी या कॉल भी ले पाएंगे। ओके, फायदा है तो लेना चाहिए, इसमें क्या है, बन गया कैसे भी करके। संतोष चौहान जी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष जी नमस्कार, बताइए। सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मेरे पास वेदांता के 353 शेयर है 480 के कॉस्ट पे। नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकता हूँ, और ITC 20 से 490 प्राइस, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ। सरवन जी, वेदांता में अब ITC पे तो सर हम लोगों ने अभी एक कॉल दिया है, उस पर तो बने रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अभी जस्ट सरवेन जी ने कॉल दी और आपका प्राइस भी ठीक है। वेदांता बताइए सर। सरवेन जी देखिए, मेटल्स में इनिशियल वो जो करेक्शंस के बाद जो हमने 21-22 में जो करेक्शंस देखे, उसमें उसके बाद जो है आई थिंक खाली सुस्ता रहा है और एक ब्रॉडली एक रेंज में अटक गए हैं सारे स्टॉक्स। तो आई थिंक जस्ट अपने 200 दिन के एवरेज के नीचे कहीं एक कंसोलिडेशन रेंज बना रहा है वेदांता, और वो रेंज मोटा मोटी 260 से लेके 300 के बीच में है। तो आई थिंक यही दायरा है, तकरीबन लास्ट 6 महीने से यही दायरा चल रहा है। आई थिंक उन्हीं दायरों में अभी मेरे हिसाब से टिका रहेगा। बहुत ज्यादा डायरेक्शनल मूव मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं दिख रहे। रेंज ब्रेकआउट आइदर साइड अगर हो जाता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो फिर एक कॉल लेंगे, बट फिलहाल तो आई थिंक एक रेंज बाउंड मूव रहेगा यहाँ। ओके, एक रेंज बाउंड मूव रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए है तो अभी आपको इसमें काफ़ी वक्त गुजारना पड़ सकता है। SK मिश्रा मुंबई से जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी बताइए क्या सवाल है। अच्छा, मिश्रा जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। तपस चंद्रा शिवपुर हावड़ा से। तपस जी बताइए। हेलो जी बोलिए। अच्छा, मेरा पास आरके फुजिंग है, उसका बाइंग प्राइस है 460। अभी ये लॉन्ग टर्म के 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। और दूसरा ये रीरेटिंग का कोई ये है, अभी तो बहुत ऑर्डर मिल रहा है। हाँ। ओके, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। सर जी, आरके फोर्जिंग चार्ट पे देखिए कैसा लग रहा है। 1-2 साल होल्ड करना चाहते हो, प्राइस इनका अच्छा था, प्रॉफिट में है। नहीं देखिए, थिकली ट्रेडेड स्टॉक है, वॉल्यूम्स इरेटिक रहते हैं, बट आई थिंक फिलहाल ट्रेंड सेटअप्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे इनको रहना है ट्रेड में तो
535 के आसपास मुझे इमीडिएट सपोर्ट दिख रहे हैं, या तो बड़े सपोर्ट्स अगर देखना चाहें तो 510 520 के आसपास रहेंगे। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और हफ्ता 15 दिन और दे दें इसको। जी, मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहना चाहिए। तपस इस ट्रेड में बने रहिए। और इनके मैनेजमेंट से हमने एक बार बात की थी केवाईसी में, तो इनके जो ऑर्डर बुक है इंटरनेशनल बहुत ही स्ट्रांग है और इनके ऊपर प्राइस एस्केलेशन का कोई असर नहीं होता, क्योंकि क्लॉज उन्होंने लगा रखा, दाम बढ़ेंगे तो तुरंत बढ़ा देते हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ी तो आप इसको जो री रेटिंग वाला पूछ रहे हो वो तो मुझे पता कौन री रेटिंग कर रहा है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। मार्केट यहीं पे छोड़ते हैं, बिल्कुल वहीं पे स्थिर है, मार्केट में कोई खास बदलाव नहीं आया है। ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।